हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 डी और सेक्शन 35 डी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो पे कमेंट करें अगर आपको पसंद आए तो। अब बात करते हैं सेक्शन 35। अब आते हैं टॉपिक पे। अब बात करते हैं सेक्शन 35 डी की। वो सेक्शन 35 डी क्या बोलता है? अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस incurred in case of amalgamation और डिमर्जर। जब अमलगेमेशन या डिमर्जर पे जो एक्सपेंसेस होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सेक्शन 35 डी उसके बारे में बात करता है। चलिए आगे समझते हैं। आगे बोलता क्या है? दिस सेक्शन अप्लाइज वेयर एन एसएससी बीइंग एन इंडियन कंपनी incurs एनी एक्सपेंडिचर only and exclusively for the purpose of amalgamation and demerger. The assessee shall be allowed a deduction equal to 1/5 of such expenditure for 5 successive previous year beginning with the previous year in which amalgamation or demerger take place. एक जो हमारा जो अमलगमेशन और डिमर्जर केस में जो भी खर्चे होंगे, किसके लिए? अमलगमेशन और डिमर्जर के लिए जो भी खर्चे हुए होंगे होली और एक्सक्लूसिवली किसके लिए? अमलगमेशन और डिमर्जर के लिए वो क्या होगा? हमारा अलाउ होगा अंडर सेक्शन 35 डी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है 35 डी में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो अलाउड है। वो किस पे होना चाहिए? वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। डिमर्जर पे या अमलगमेशन पे जो भी खर्चे हुए हैं वो किस कंपनी पे होने चाहिए? इंडियन कंपनी पे होने चाहिए। यहाँ पे जितने भी अमलगमेशन डिमर्जर पे जितने भी खर्चे हुए हैं उसको हम 5 साल में क्लेम कर सकते हैं। 5 साल में जिस साल अमलगमेशन और डिमर्जर टेक हुआ है उस साल और उसके आगे के 4 सालों में हम क्लेम कर सकते हैं। तो जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं मर्जर और अमलगमेशन और डिमर्जर में, उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से और क्या करेंगे? जिस साल हमने डिमर्जर हुआ है उस साल 1/5 और उसके नेक्स्ट 4 ईयर्स में हम क्या करेंगे? 1/5 हमें अलाउ हो जाएगा। सपोज अगर हमने ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 चल रहा है, इस साल डिमर्जर इस साल या अमलगमेशन इस साल हुआ, तो इस साल क्या करेंगे? सपोज हमने इस साल में कितने खर्च हुए हैं अमलगमेशन और डिमर्जर पे? मान लें यहाँ पे मेरा 10 लाख रुपए खर्च हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इसको डिवाइड करेंगे 5 से और 2 लाख रुपए हमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अलाउ होगा और बाकी के 2-2 लाख रुपए हमें नेक्स्ट ईयर में अलाउ होंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में हमें क्या अलाउ होगा? 21-22 में हमें क्या अलाउ होगा? 2 लाख रुपए। 22-23 में 2 लाख रुपए। 23-24 में 2 लाख रुपए। 24-25 में 2 लाख रुपए और 25-26 में 2 लाख रुपए। जिस साल अमलगमेशन और डिमर्जर हुआ है उस साल हमें 1/5 वो एक्सपेंडिचर जो का 1/5 हमें अलाउ होगा और बाकी 4 सालों में 1/5 हमें अलाउ हो जाएंगे। और यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर हमने एक बार क्लेम कर लिया है अंडर सेक्शन 35 डी में, उसका डिडक्शन हमें दूसरे सेक्शन में नहीं मिलेगा, अलाउ होंगे। अब बात आती है प्रैक्टिकल अप्रोच की। बात करें टैक्स प्लानिंग की, बात करें हम यहाँ पे टैक्स प्लानिंग में होता क्या है कि जो भी एक्सपेंडिचर हम करेंगे, यहाँ पर हमने बात करा कि 1/5 अलाउ होगा, हम 5 साल तक क्लेम करेंगे। 5 साल तक 1/5 हमें एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे।
अब यहाँ पर टैक्स प्लानिंग में होता क्या है कि अमलगमेटिंग कंपनी, अब खर्चे कौन करेगा अब इसको, ये तो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस प्रैक्टिकल अप्रोच बात करेंगे हम अभी यहाँ पे कि जब अमलगमेशन होता है तो एक होती है अमलगमेटिंग कंपनी, दूसरी होती है अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी होती क्या है, वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, और अमलगमेटेड कंपनी आगे कंटिन्यू करती है। अगर कोई भी अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेशन के खर्चे को अगर क्लेम करती है, इनकर्ड करती है, तो उसका क्या होगा कि जिस साल उसने खर्च करे, सपोज ये जो यहाँ पे जो 10 लाख रुपए खर्च करे हैं, यहाँ पर 10 लाख रुपए हमने यहाँ मान लिया कि इससे एक अमलगमेटिंग कंपनी ने 10 लाख रुपए खर्च किया है। अब यहाँ पे अमलगमेटिंग कंपनी तो एक साल तो क्लेम कर लेगी, 21-22 में अमलगमेटिंग कंपनी तो क्लेम कर लेगी 2 लाख रुपए, 1/5, 10 लाख का 1/5 वो 2 लाख रुपए, ये कहाँ क्लेम कर लेगी, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 2 लाख रुपए क्लेम कर लेगी। अब इसका परिणाम क्या होगा कि अमलगमेटिंग कंपनी सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है, वह एग्जिस्टेंस में रहती ही नहीं है। तो उसमें होगा क्या कि आगे के 4 साल के खर्चे हमें अमलगमेटिंग कंपनी को अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं तो खर्चे किस बात के, खर्चे कौन क्लेम करेगा। इसलिए टैक्स प्लानिंग के तहत अगर टैक्स प्लानिंग अगर हम करें तो टैक्स प्लानिंग में हम करते क्या हैं कि जो अमलगमेशन में जो भी खर्चे होते हैं वहाँ पर होता क्या है कि अमलगमेटेड कंपनी एक खर्चे को क्लेम करती है, क्योंकि अमलगमेटेड कंपनी जिस साल अमलगमेशन हुआ है उस साल भी रहेगी और कंटिन्यूएशन में आगे भी एग्जिस्टेंस में रहेगी अमलगमेटेड कंपनी। बट अगर अमलगमेटिंग कंपनी अगर खर्च कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही साल में खर्च अलाउ होगा जिस साल ये अमलगमेशन हुआ है। बाकी के 4 सालों में अमलगमेटिंग कंपनी इसलिए क्लेम नहीं कर सकती इस खर्चों को क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं रही है। जो कंपनी अगर एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो उसका क्लेम कैसे कर पाएगी। तो ये सिचुएशन डिमर्जर में अप्लाई नहीं होता है। डिमर्जर में सिचुएशन कुछ अलग होता है। डिमर्जर में डिमर्ज कंपनी भी एग्जिस्टेंस में रहती है और रिजल्टिंग कंपनी भी एग्जिस्टेंस में रहती है। अगर डिमर्ज कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी दोनों में से कोई ने अगर डिमर्जर के खर्चे अगर क्लेम करे हैं तो 5 साल तक दोनों कंपनियां या डिमर्ज कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी आगे के 4 सालों में खर्चे क्लेम कर सकते हैं 1/5 करके। मगर अमलगमेशन में ऐसा नहीं होता है। ये खर्चे किसको क्लेम करने चाहिए, अमलगमेटेड कंपनी को करनी चाहिए। अमलगमेटिंग कंपनी को इस टाइप का खर्चे इस टाइप क्लेम नहीं करना चाहिए फॉर द बेटर टैक्स प्लानिंग के लिए। आई होप आप लोगों को सेक्शन 35DD समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं सेक्शन 35DDA की। सेक्शन 35DDA होता क्या है, ये बोलता है अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जो भी खर्चे हमें इस कंपनी क्या करती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो खर्च करती है वो क्या होगा, 100% अलाउ होता है। वो भी यहाँ भी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो भी खर्चे होंगे हम कब तक क्लेम कर सकते हैं, 5 साल में क्लेम करेंगे। किस रेशियो में, 1/5 में। चलिए समझते हैं इसको। दिस सेक्शन अप्लाइज टू एन एसएससी हु हैज इनकर्ड इन एनी प्रीवियस ईयर इन द फॉर्म्स ऑफ पेमेंट टू एनी एम्प्लॉय इन connection with his voluntary retirement in accordance with the scheme or schemes of voluntary retirement। voluntary retirement होता क्या है, सबसे पहली क्वेश्चन तो ये आती है voluntary retirement होता क्या है कि जो हमारा अभी जो रिटायरमेंट का एज है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है 60 ईयर्स या 65 ईयर्स। अगर कोई भी कंपनी अगर रिटायरमेंट मतलब 60 साल से पहले अगर वॉलंटरी रिटायर ले लेता है या उसके एवज में उसे क्या करना पड़ता है, कंपनी उसको अधिक पे करती है। वॉलंटरी रिटायरमेंट में अगर कंपनी एम्प्लॉय को कुछ अधिक पेमेंट करती है तो वो क्या हो जाएगा, इससे वो खर्चे अलाउ होंगे किसको, मतलब जो टाइम स्पेसिफाइड एज लिमिट है, एज लिमिट से पहले अगर कोई एम्प्लॉय
क्या कर लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसको बोलेंगे क्या, वॉलंटरी रिटायरमेंट। जो स्पेसिफाइड एज है रिटायरमेंट का, अगर उससे पहले कोई एम्प्लॉय क्या ले लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है सुमोटो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वॉलंटरी रिटायरमेंट। इस रिटायरमेंट पे जो भी खर्चे होंगे वो क्या होगा, अलाउ होगा। यहाँ पर इस सेक्शन का लाने का मकसद ये था कि इसमें मतलब जो पुराने लोग हैं उनको मतलब उनको रिटायरमेंट के लिए इनकरेज करना और क्या है, नए लोगों को, यंग जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट के लिए बढ़ावा मिलेगा कि अगर पुराने लोग जाएंगे तो उसकी जगह नए लोग आएंगे। इस सेक्शन के लाने का पीछे मकसद यही था कि लोग, ये कंपनियां थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट दिखाएं वॉलंटरी रिटायरमेंट में। तो इसमें डिडक्शन हम कैसे क्लेम करेंगे, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन allowable in 1/5 of the amount paid for the previous year and the balance in 4 equal installment in the 4 immediately succeeding previous year। हमें यहाँ भी सिमिलरली सेक्शन 35DD की तरह भी यहाँ पे क्या होगा, हमें 1/5 खर्चे इस साल अलाउ होंगे जिस साल वॉलंटरी रिटायरमेंट हुआ है, बाकी के 4 इंस्टॉलमेंट में हमें, तब बाकी के 4 सालों में हम क्या करेंगे, उस खर्चे को क्लेम करेंगे। यहाँ पे 4 साल इमीडिएट होना चाहिए, 4 इमीडिएट सक्सीडिंग ईयर्स, सिमिलरली उसी तरह से था जो सेक्शन 35DD में था। अगर यहाँ पे बात आती है क्या कि अगर जो वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो हमने खर्चे इस साल करे 2021-22 में, इसके खर्चे हम कब तक क्लेम कर सकते हैं, अगर आगे के 4 सालों तक हम क्लेम कर सकते हैं। इसी पीरियड में क्या हुआ कि अगर बिजनेस का ट्रांसफर हो जाता है, अमलगमेशन हो जाती है, या तो कंपनी का डीमर्जर हो जाता है, या हम क्या करते हैं, इसको रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझते हैं इसको। इस केस में होगा क्या, चलिए इसको समझते हैं। इन केस ऑफ द अमलगमेशन, डीमर्जर और रीऑर्गेनाइजेशन और सक्सेशन ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 5 said years, the benefit of reduction will be available to the new company for the balance period including the year in which amalgamation, demerger, reorganization, succession takes place। मतलब यहाँ पे अगर इंटरवेनिंग पीरियड मीन्स अगर 4 सालों में हमने क्या करा है, कंपनी का अमलगमेशन हो जाता है, डिमर्जर होता है, रिऑर्गेनाइजेशन होता है, सक्सेशन होता है बिजनेस का, तो ये खर्चे हमें क्या होता है, ये इंटरवेनिंग पीरियड में जो सेक्शन 5DDA का बेनिफिट हमें किसको मिलेगा, नई कंपनी को मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि ऐसा माना जाएगा कि जो पुरानी कंपनी, जो नई कंपनी है, उन्होंने ही क्या कर रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को इनकर्ड करा है। मतलब जो इंटरवेनिंग पीरियड में हम क्या हुआ है, जो एक्सपेंडिचर जो मिलने थे किसको, एग्जिस्टिंग कंपनी को, अगर बिजनेस का सक्सेशन हो जाता है, अमलगमेशन हो जाता है, डिमर्जर हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है बिजनेस का, तो इस केस में क्या होगा, जो नई कंपनी बनेगी या जो नई कंपनी होगी वो उसको सेक्शन 35DDA का बेनिफिट मिलेगा। मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो एक्सपेंडिचर क्लेम करने थे पुरानी पिछली कंपनी को, अब वो नई कंपनी क्लेम करेगी। अब आता है इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर वेयर एन इंडियन कंपनी इज ट्रांसफर टू अनदर इंडियन कंपनी स्कीम ऑफ अमलगमेशन। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी था कि जो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट का स्कीम जो किसको मिलेगा, ये इंडियन कंपनी को मिलेगा, ना कि फॉरेन कंपनी का बेनिफिट इस सेक्शन का नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी कि अमलगमेशन के केस में क्या होगा, अगर बिजनेस ट्रांसफर होता है तो इंडियन कंपनी इज ट्रांसफर टू अनदर बिजनेस इन द स्कीम ऑफ द अमलगमेशन कंपनी। मतलब दोनों यहाँ पर जो अमलगमेटेड कंपनी यहाँ पर ट्रांसफर कहाँ से किसके द्वारा हो रहा है, अमलगमेटिंग कंपनी के द्वारा अमलगमेटेड कंपनी को हो रहा है। यहाँ पर दोनों, मतलब यहाँ तो ये हो गया अमलगमेटिंग कंपनी और ये बी हो गया अमलगमेटेड कंपनी। मतलब यहाँ पर दोनों क्या होना चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इंडियन कंपनी होनी चाहिए। Where the undertaking of the Indian company is transferred to the another Indian company in the scheme of demerger। Similarly वहाँ पे demerger को में भी वहाँ पे क्या होना चाहिए, undertaking जो किसको ट्रांसफर होना चाहिए, another रिजल्टिंग कंपनी जो इंडियन कंपनी हो। अब उसी तरह हम क्या करते हैं, बिजनेस का सक्सेशन हो जाता है
तो भी वहाँ पे एक खर्चे अलाउ हो जाएंगे। किसको, यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है, ड्यू टू द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस अ फर्म इज सक्सीडेड बाय अ कंपनी फुलफिलिंग द कंडीशन इन सेक्शन 47 सब क्लॉज 8 और प्रोप्राइटरी कंसर्न इज सक्सीडेड बाय कंपनी फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ सेक्शन 47। यहाँ सब क्लोज 13 है, सब क्लोज 13 और सब क्लोज 14 में जो अगर यहाँ पे है तब वो है क्या कि अगर कंपनी क्या करती है, एज कंपनी का रिकॉग्नाइजेशन होता है, अगर कंपनी सक्सेड किस फॉर्म जो पार्टनरशिप फॉर्म है किस क्या बन जाती है, कंपनी बन जाती है। अब यहाँ पे क्या है, अब अगला कंडीशन क्या है, वेयर अ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी सक्सीडेड बाय LLP फुलफिलिंग द कंडीशन लेड डाउन इन सेक्शन 47 सब क्लोज 13B। अब यहाँ पर कंपनी क्या होती है, कोई अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, LLP में। तो उसको कंडीशन कुछ फुलफिल करने होते हैं किसके, सेक्शन 45 सब क्लॉज 13B का। तो ये हम जब सेक्शन 47 पे पढ़ेंगे, कैपिटल के चैप्टर में आएंगे, तब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पे 4 कंडीशन दिए हुए हैं। अगर कंपनी क्या होती है, बिजनेस का सक्सेशन डीमर्जर रिऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इस केस में 4 कंडीशन फुलफिल करने होते हैं कि इसमें एक कंपनी एक इंडियन कंपनी से इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, उसके अगर पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसके सेक्शन 45 सब क्लोज 13 और सेक्शन 47, यहाँ पे गलत बोल गया मैं, सेक्शन 47 सब क्लोज 13 और सेक्शन 47 सब क्लोज 14 का कंडीशन कुछ है, उसको फुलफिल करना होगा। सिमिलरली अगर कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP में कन्वर्ट होती है, तो उसमें वहाँ पर सेक्शन 47 सब क्लॉज 13B का कंडीशन फुलफिल करना होगा। आगे क्या है कि इन द अबव केसेस द डिडक्शन शैल बी अवेलेबल टू द सक्सेसर कंपनी। जो सक्सेसर कंपनी होगी उसको डिडक्शन मिलेगा, एज डिडक्शन वुड हैव अप्लाइड टू ओरिजिनली एंटिटी इफ द सच ट्रांसफर हैज नॉट प्लेस। मानो यहाँ पे क्या होगा कि सक्सेशन हुआ ही नहीं है, यहाँ पे जो क्या करेगा, जो सक्सेसर जो कंपनी होगी, जो न्यू कंपनी होगी, उसको सेक्शन 35 DDA का बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि मानो कि सक्सेशन हुआ ही नहीं है, मतलब नई कंपनी ही इस एक्सपेंडिचर को इनकर्ड की है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को नई कंपनी ने इनकर्ड करा है, मानो ऐसा ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर सिमिलरली वही बोलता है कि यहाँ पर ये जो एक खर्चे हैं, एक खर्चे दूसरे सेक्शन में अलाउ नहीं होना चाहिए, या अलाउ अवेलेबल टू द ओरिजिनल एंटिटी बीइंग अमलगमेटिंग कंपनी और डिमर्जर कंपनी और द फॉर्म प्रोप्राइटरी कंसर्न प्राइवेट कंपनी इज द केस में फॉर द प्रीवियस इन विच डिमर्जर अमलगमेशन और सक्सेशन टेक प्लेस। मतलब जिस साल डिमर्जर अमलगमेशन सक्सेशन बिजनेस का हुआ है, मिला के जो न्यू कंपनी है, जिस साल डिमर्जर अमलगमेशन डिमर्जर हुआ है, बिजनेस का सक्सेशन हुआ है या बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उस साल से नई एंटिटी को मिलेगा बेनिफिट इस सेक्शन का। पुराने एंटिटी को, जैसे अमलगमेटिंग कंपनी हो गई, डिमर्ज्ड कंपनी हो गई, या फॉर्म या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कब, अगर ये बेनिफिट किसको मिलेगा, अमलगमेशन में अमलगमेटेड कंपनी को जिस साल हुआ है अमलगमेटेड कंपनी को मिलेगा, रिजल्टिंग कंपनी को मिलेगा। सक्सेशन जो अगर पार्टनरशिप फॉर्म से कंपनी बनी है तो कंपनी को मिलेगा, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से कंपनी बनी है तो कंपनी को मिलेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी कन्वर्ट हुई LLP में, तो LLP में मिलेगा जिस साल इन बिजनेस का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ है। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहा है कि इस टाइप का वीडियो हम आगे बनाते रहें। धन्यवाद।